हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, जिसका हम रिवीजन कर रहे हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो शुद्धता की बात हो रही है, मिश्रण की बात हो रही है, तत्व यौगिकों के बारे में बात कर रहे हैं, परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं कि परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है, और आपके पदार्थों को किस प्रकार से हम देखेंगे वहां पर कि पदार्थ आपका किस प्रकार का मिश्रण है या फिर मिश्रण है या नहीं है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट सेशन में कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे थे। आज के सेशन में फिर से कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। ओके, और आपको नोट करना है साथ साथ प्रश्नों के उत्तर को। लास्ट सेशन में क्वेश्चन देखा था, हाउ कैन यू चेंज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन टू एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन विदाउट यूजिंग और विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा सॉल्वेंट और विदाउट एडिंग एन एक्स्ट्रा सॉल्वेंट। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? बिना किसी सॉल्वेंट की मात्रा को बढ़ाए या फिर बिना एक्स्ट्रा सॉल्वेंट मिलाए आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन को, यानी कि संतृप्त विलयन को असंतृप्त बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे? तो हमने कहा था कि संतृप्त को असंतृप्त बनाने के लिए यही किया जाता है कि या तो विलायक मिलाया जाएगा या फिर वहां पर एक्स्ट्रा कोई मेथड या तरीका अपनाया जाएगा जिससे कि उसमें विलय पूरी तरीके से घुल जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? हीट देते हैं, यानी कि ऊष्मा देते हैं, और ऊष्मा देने से संतृप्त असंतृप्त में बदल जाता है। ठीक है, चलिए, और सुक्रोज क्रिस्टल ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन एंड बीटरूट आर मिक्स टुगेदर, तो ये कैसा होगा? ये प्योर सब्सटेंस होगा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज वहां पर, केमिकल कंपोजिशन वहां पर सेम है थ्रू आउट द मिक्सचर। बेस्ड ऑन विच फैक्टर सोल्यूशन इज सेट टू बी डाइल्यूटेड, कॉन्सेंट्रेटेड और सेचुरेटेड। और आप क्या बता रहे हैं कि कोई विलयन तनु है, सांद्र है या फिर संतृप्त है? ये निर्भर करता है विलेय की मात्रा में। विलेय की मात्रा जो विलायक में घुली हुई है उसके आधार पर आप बताते हैं कि जो विलयन है वो तनु है, यानी कि विलेय की मात्रा अगर विलायक में कम है तो वो तनु विलयन हो जाएगा, बहुत अधिक मात्रा है तो वो सांद्र हो जाएगा। और इसके अलावा क्या होगा? अगर इतना विलय घुल चुका है कि आगे आप विलय की मात्रा बढ़ाएंगे तो अब वो घुलेगा नहीं, यानी विलय ने घुलना बंद कर दिया है, तो वो स्थिति होती है संतृप्तता की, तो विलयन कैसा हो गया है? संतृप्त हो गया है। इसके अलावा आइडेंटिफाई सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन टिंचर ऑफ आयोडीन, तो टिंचर आयोडीन जिसे कहा जाता है वो, उसमें आयोडीन विलय होती है और विलायक आपका एल्कोहल होता है। ओके, What is mass परसेंट ऑफ अ सोल्यूशन? किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? तो विलयन में आपकी दो चीजें हैं, विलेय है, विलायक है। अब जिसका भी आपने द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसका द्रव्यमान को भाग दे देंगे पूरे विलयन के द्रव्यमान से। ठीक है, अगर आपको विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है विलयन में, तो विलेय के द्रव्यमान को विलायक के विलयन के द्रव्यमान से भाग दे देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये क्या आ जाएगा? आपका विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा। इसके बाद अगर विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए विलायक के द्रव्यमान को विलयन के द्रव्यमान से भाग दिया जाएगा और उसके बाद क्या किया जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें परसेंट में निकालना है। ठीक है, तो जिस भी कंपोनेंट का आपको मास परसेंट निकालना है उस कंपोनेंट के मास को हम डिवाइड कर देंगे पूरे सॉल्यूशन के मास से, देन हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इस तरह से आप मास परसेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। वो बहुत अच्छे से आपको लास्ट सेशन में मैंने समझा दिया था। ठीक है, देन व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलॉइडल सोल्यूशन? तो कोलॉइडल सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका डिस्पर्सन मीडियम और दूसरा होता है डिस्पर्स फेज। ठीक है, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, ये दोनों क्या होते हैं? इसके कंपोनेंट्स होते हैं। इन व्हाट रिस्पेक्ट डज अ ट्रू सोल्यूशन डिफर फ्रॉम अ कोलॉइडल सोल्यूशन? तो जो ट्रू सोल्यूशन होता है वो कोलॉइडल सोल्यूशन से कैसे डिफरेंट होता है? क्योंकि जो ट्रू सोल्यूशन होता है वो होमोजीनस होता है, यानी कि समांग होता है, वहीं पर जो कोलाइड होता है वो कैसा होता है? विसमांग मिश्रण होता है। ए और बी मिसिबल लिक्विड्स हैं, उनको आपने क्या करना है? रूम टेम्परेचर पे दोनों घुले हुए हैं, आपस में मिल रहे हैं और उनको आपने पृथक करना है, और
पृथक करने के लिए आपको एक पॉइंट बताया गया है कि दोनों का जो क्वथनांक है उसमें 27 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ रहा है। तो इसी अंतर का लाभ उठाते हुए आपने कौन सी विधि अपनानी है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि प्रभाजी आसवन जिसे कहा जाता है, उस पर आप इसको ए और बी के मिश्रण को गर्म करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ए आपका सपोज ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो पहले ही बॉइल होकर के वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि 27 डिग्री सेल्सियस का अंतर लेते हुए 27 डिग्री सेल्सियस बाद आपका बी वेपर में कन्वर्ट होगा। तो जैसे ए आपका वेपर्स में कन्वर्ट होगा उसको कंडेंस कर लेंगे, देन वो लिक्विड में कन्वर्ट हो करके सेपरेट हो जाएगा। इस प्रकार से आप ए और बी को अलग कर लेते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन को डिफाइन करना था। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, तो यह एक क्या है, प्रोसेस है जिसके द्वारा सॉलिड को प्योरीफाई किया जाता है और उसके क्रिस्टल पुनः प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये विधि हो गई किसकी, प्योरीफाई करने की। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक कंसीडर्ड बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टू प्योरीफाई सॉलिड। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए प्रश्न नोट करिए, व्हाई इज क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक कंसीडर्ड बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टू प्योरीफाई सॉलिड। ठीक है, यानी ठोस को शुद्ध करने के लिए सामान्य वाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण अच्छी विधि है। अच्छी विधि है या आप क्या कहेंगे, तुलनात्मक रूप में बेहतर है। क्यों, इसको एक्सप्लेन कर। ठीक है, क्या कहा गया, एक है आपका क्रिस्टलाइजेशन और दूसरा है आपका इवेपोरेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, हमने कहा हमारे पास कोई भी यौगिक था, कंपाउंड था, आपने क्या किया, प्रयोगशाला में कोई यौगिक बना लिया है। ठीक है बच्चे, अब हम कह रहे हैं उन यौगिकों में कुछ ना कुछ अशुद्धि हो सकती है, तो अशुद्धि को हमें दूर करना है, इसलिए हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उस यौगिक को ले लेंगे, किसी बीकर में ले लिया, चाइना डिश में ले लिया, किसी भी आपने वेसल में ले लिया, ग्लासवेयर में ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आपने जला लिया है बर्नर। ठीक है, और इस यौगिक में आपने डालना है पानी, और पानी कैसा होना चाहिए, हॉट वाटर होना चाहिए, यानी गर्म पानी। या अभी कभी कभी आप क्या कहते हैं, डायरेक्ट हॉट वाटर लेते हैं, यानी गर्म पानी लेंगे और उसमें यौगिक डाल देंगे। ठीक है, यौगिक डालेंगे तो यौगिक क्या हो जाएगा, उसमें डिसॉल्व हो जाता है पूरी तरीके से, यानी कि घुल जाती है। ठीक है, यौगिक पानी में घुल चुका है, यहां आपने कोई यौगिक डाला था पानी में, वो क्या हो चुका है, घुल चुका है। ठीक है, अब बच्चे यौगिक में कुछ रही होंगी अशुद्धियां, इन अशुद्धियों को आपको दूर करना है। और ये अशुद्धि कैसी होनी चाहिए, ये आपके पानी में डिसॉल्व नहीं होंगी। तो वो अशुद्धि कैसे रह जाती हैं, इस प्रकार से आपका बीकर था जिसमें कि पानी में सब कुछ घुल चुका है, यौगिक घुल चुका है, लेकिन जो अशुद्धि है वो अशुद्धि घुलेगी नहीं, तो उसके पार्टिकल इसी प्रकार यहाँ सॉल्यूशन में रह जाएंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आप एक फनल और फिल्टर पेपर की मदद से इस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, अभी जब आपने फिल्टर किया तो जो ये ब्लैक कलर के जिनको मैं इम्प्योरिटीज कह रही हूं, ये यही रह जाएंगे, और नीचे आपने एक और कोई बीकर ले लिया है, इस बीकर में आप ये जो सॉल्यूशन है जो ब्लू कलर का दिखाया गया है, ये आप नीचे प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया,
हमारे पास यौगिक था, इस यौगिक को हॉट वाटर में आपने क्या किया, डिसॉल्व किया गर्म पानी में, और फिर क्या हुआ, फिर हमने देखा कि अशुद्धियां चूंकि अघुलनशील है, अविलेय है, तो वो इस प्रकार रह गई है, घुली नहीं है, और जो कंपाउंड था, यौगिक था, वो घुल चुका है। ठीक है, चूंकि वो घुल चुका है, जिस प्रकार आप क्या देखते हैं, सपोज चीनी में पत्थर और रेत के कण थे, तो चीनी आपने डाली पानी में, तो चीनी तो पानी में घुल जाएगी, तो जब आप छानेंगे तो चीनी और पानी तो नीचे आ जाएगा, लेकिन जो रेत और पत्थर के कण थे वो ऊपर ही रह जाएंगे, तो वो सेपरेट हो गए। तो ये कौन सी विधि है, ये क्रिस्टलाइजेशन की विधि है, यानी कि क्रिस्टलीकरण। अब क्रिस्टलीकरण से मतलब है कि क्रिस्टल में कन्वर्ट होगा, और क्रिस्टल में कौन कन्वर्ट होगा, यही यौगिक होगा जो यहाँ पानी के साथ उपस्थित है। तो पानी तो लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जो आपका यौगिक होता है उसके यहाँ क्या बनने लगते हैं, ठोस बनने लगते हैं, क्रिस्टल बन जाएंगे। ठीक है, तो आप पुनः इसको क्या कर लेंगे, फिल्टर आउट कर लेंगे, और आपको दोबारा से उसके क्रिस्टल जो आप प्राप्त होंगे वो प्योर होंगे, उनमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्रिस्टलीकरण। ठीक है, तो इसके विपरीत हम किसकी बात कर रहे हैं, वाष्पीकरण की बात कर रहे हैं। तो वाष्पीकरण में आपका क्या होता है, वाष्पीकरण जैसे पानी को उबाला जा रहा है, ठीक है, पानी को उबालेंगे, उबालने के बाद क्या हो सकता है, पानी में कुछ और अशुद्धियां हो सकती हैं। ठीक है, वो तो बॉईल होके वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगी, लेकिन पानी आपका बॉईल हो करके, उबल करके भाप बन जाएगा। इसी प्रकार जैसे कि हम क्या करते हैं, समुद्र में जो घुली हुई नमक है, अगर हम किसकी बात करें, समुद्री पानी की बात करें, कि इस समुद्री पानी का हमें क्या करना है, इसको हमने यहाँ दो चीजें हैं, एक तो पानी है और दूसरा इसमें घुली हुई क्या है, नमक है। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, पृथक करना है अलग अलग। तो हम क्या कहते थे, समुद्र है, उस समुद्र के किनारे क्या बना देते हैं, शैलो पिट्स बना देते हैं, यानी कि उथले गड्ढे बना देते हैं। उथले गड्ढों में क्या किया जाता है, समुद्र के पानी को रोका जाता है। उथले गड्ढे यानी गहरे नहीं है ज्यादा, ठीक है, उथला, शैलो क्या होता है कि कम डीप है, तो इस तरह से पानी को रोका गया है। पानी को रोका गया है चूंकि तो उसमें घुली हुई नमक भी वहां पर रुकी हुई है। अब क्या होगा, सूर्य का प्रकाश उन पिट्स पर पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तो ये पानी क्या होगा, धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ने लगेगा। तो पानी तो भाप बनकर उड़ चुका है, लेकिन वहां पर जो उपस्थित क्या है, नमक है, वो वहीं रह गई है। तो इस तरह से पानी अलग हो गया, नमक अलग हो गई, तो ये पृथक किया आपने। लेकिन क्या इस पृथक्करण में हमने जो वो नमक प्राप्त की है, वो नमक शुद्ध है? तो नहीं है। जब हम पृथक्करण की बात करते हैं, नमक इसी प्रकार से समुद्र से ऑब्टेन किया जाता है, यानी प्राप्त किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी उस नमक को क्या किया जाता है, फिर से प्योरीफाई करवाया जाता है, और तब उसको खाने योग्य या फिर किसी भी उपयोग में जब लाया जाता है तो उस उपयोग के लिए बनाया जाता है। ठीक है, यानी उसको प्योरीफाई अलग से किया जा रहा है। तो हमने क्या पढ़ा, इससे पहले हमने क्रिस्टलीकरण पढ़ा। तो क्रिस्टलीकरण में हम देख रहे थे कि यौगिक से अशुद्धियां हमने पूर्ण रूप से अलग कर ली हैं। हालांकि कुछ मात्रा में अशुद्धि कभी कभी रह जाती है, लेकिन ज्यादातर अशुद्धि हमने दूर कर ली है। लेकिन इवेपोरेशन सिर्फ सेपरेट कर रहा है, चीजों को पृथक कर रहा है, उतनी मात्रा में शुद्धि नहीं दे रहा है हमें। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि क्रिस्टलाइजेशन जो है, क्रिस्टलीकरण जो है, वो बेहतर है किसकी तुलना में, वाष्पीकरण की तुलना में। क्लियर है बच्चों? जीआईसी हरमानी और जीआईसी खाल्यू खेत समझ आ गया है बच्चों सभी को? हैंड रेस करिए, समझ आ गया है तो हाथ उठाइए। ओके, तो नोट भी करेंगे साथ साथ, ठीक है? चलिए, crystallization is considered better than simple evaporation because first some solid decompose or get charged on heating to dryness। जब क्या किया जाता है वाष्पीकरण में, हीटिंग टू ड्राइनेस ले जाया जाता है ना, तो उस टाइम क्या हो जाता है, कुछ कुछ ठोस क्या हो सकते हैं, डिकम्पोज हो सकते हैं। ओके, और वहीं पर some impurities may remain dissolved in the solution। कुछ अशुद्धियां अभी भी घुली हुई रह सकती हैं विलयन में, इवन आफ्टर फिल्टरेशन। अगर हम उनको फिल्टर आउट करेंगे तब भी उसमें अशुद्धि हो सकती है। ऑन इवेपोरेशन दीज कंटेमिनेट द सॉलिड, और इससे क्या होगा
कि सॉलिड आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, क्रिस्टलीकरण क्या है, बेहतर है किसकी तुलना में, वाष्पीकरण की तुलना में। ओके, तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों, सामान्य वाष्पीकरण में अशुद्धि रह सकती है अभी भी। ठीक है, या अशुद्धि पाई जा सकती है, इस वजह से आप क्या कहेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन उतना बेहतर है किसकी तुलना में, आपके इवेपोरेशन की तुलना में। और क्या कहा जा रहा है, सॉलिड डिकम्पोजेस, सॉलिड क्या हो सकता है, ठोस क्या हो सकता है आपका, विघटित हो सकता है और गेट चार्ड ऑन हीटिंग। ठीक है, यानी कि गर्म करने पर और ऊष्मा देने पर जो ठोस है वह विघटित हो सकता है। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, वाई इज वाटर कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वैश्विक विलायक क्यों कहा जाता है पानी को। अब विलायक क्या है, विलायक वह है वो जो कि ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है विलयन में। क्या कहा गया, विलयन में जो अधिक मात्रा में पाया जा रहा है वो विलायक है। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं चीनी और पानी का घोल है और चीनी और पानी के घोल में जो पानी है वो अधिक मात्रा में है, तो पानी आपका क्या हो गया, विलायक हो गया। वहीं पर चीनी क्या हो जाएगी, विलेय हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह रहे हैं 250 ml ऑफ वाटर है, पानी है 250 ml, और इस 250 ml में हम कह रहे हैं कि सपोज 50 ग्राम शुगर मिलाई गई है, यानी चीनी मिलाई गई है। ठीक है, तो आपने क्या ले लिया, आपने ले लिया एक बीकर, इस बीकर में डाल दिया आपने 250 ग्राम पानी। ठीक है, और 250 ग्राम पानी में आपने ऐड कर दी है 50 ग्राम शुगर, यानी कि आपकी 50 ग्राम चीनी इसमें आ गई है। तो चीनी बच्चों क्या हो जाएगी, चीनी तो हो जाती है डिसॉल्व, यानी कि घुल जाती है। तो चीनी घुल गई है। अब आप इसको टेस्ट करेंगे तो क्या होता है, ऐसा तो नहीं होता है कि ऊपर ऊपर आपको ज्यादा मीठा लगेगा, नीचे आपको मीठा लगेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, या फिर ऊपर आपको मीठा नहीं लगेगा, नीचे ज्यादा मीठा लगता है। क्यों, क्योंकि ये एक सोल्यूशन है, और कैसा सोल्यूशन है, विलयन है, और किस प्रकार का विलयन है, होमोजीनस, यानी कि समांग विलयन है, समांग विलयन। ठीक है, विलयन का अर्थ ही होता है, विलयन का अर्थ होता है इसमें क्या हो गया, विलेय भी होंगे और विलायक भी होंगे। समझ रहे हैं, विलयन में क्या क्या होगा, विलेय भी होगा और विलायक भी होगा, और उनके कण जो होंगे वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ट्रू विलयन की, आप जब सत्य विलयन की बात करते हैं या ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें आकार बहुत छोटा छोटा हो जाता है, जो कि आपको दिखाई नहीं देता है। जब आपने पानी लिया, उसमें चीनी को डिसॉल्व कर लिया है, तो क्या आपको डिसॉल्व होने के बाद चीनी और पानी अलग अलग दिखाई देता है, पानी तो दिखता है कि हाँ पानी है इसमें, तो चीनी उसमें दिखती है, नहीं दिखती है ना। पानी भी आपको जनरली कलरलेस नहीं होता है, बस आपको आयतन में दिखेगा कि हाँ, या फिर आप टच करेंगे तो तब आपको फील होगा कि इसमें पानी है। ठीक है, या आपको थोड़ा हैवी लगेगा, दिखता तो कैसा है पानी, एकदम कलरलेस होता है ना, रंगहीन होता है, पानी में कोई रंग नहीं है। लेकिन उसमें जब चीनी डिसॉल्व कर ली है, पहले आपको क्रिस्टल की तरह चीनी दिख रही थी ठोस के रूप में, जब आपने वो पानी में डाली तो वो घुल गई है, वो आपको अब दिख नहीं रही है चीनी और पानी। सेम नमक के साथ हो रहा है, नमक को आपने डिसॉल्व कर लिया, नमक दिख नहीं रहा है अब। ओके, तो उनका आकार बहुत छोटा है, क्योंकि कणों का विलेय का आकार बहुत छोटा है, वो घुल चुका है उसके अंदर, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज उसमें आ गई हैं।
आ गई है ना। चीनी अगर ऐसे क्रिस्टल को आप टेस्ट करो तो वो मीठी होती है, जब आपने पानी को टेस्ट किया उसमें कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन आपने चीनी और पानी का जो घोल था जो ये बन चुका है इसको टेस्ट किया तो ये मीठा था। तो चीनी की प्रॉपर्टीज इस सॉल्यूशन में आ गई हैं, समझ रहे हैं। अब इस सॉल्यूशन को हमने क्या कहा, समांग विलयन कहा। समांग विलयन यानी कि समान अंगी विलयन, होमोजीनस। समान अंगी कैसा है, मैं कह रही हूं कि बच्चे आपने यहाँ ऊपर से टेस्ट किया, जो पहला सिप लिया आपने तो वो मीठा था, जब आपने पूरा ग्लास पी लिया लास्ट वाला जो सिप था ये भी उतना ही मीठा था, ठीक है। तो मिठास थ्रू आउट द सोल्यूशन यानी कि पूरे सोल्यूशन में समान थी। मिठास का मतलब क्या है, मिठास से क्या समझते हो, चीनी, यानी कि चीनी पूरे पानी में, पूरे विलायक में समान रूप से घुल चुकी है। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करें रेत की, कि रेत आपने पानी में मिला दी, तो आप क्या देखते हैं, ये आपने बीकर लिया, इसमें आपने क्या लिया, पानी लिया, और आपने क्या कर दिया, यहां डाल दी रेत, ठीक है। रेत या मिट्टी, आपने चौक डाल दी, चौक हो गया आपके पास व्हाइट चौक, वो डाल दिया आपने पानी में, तो आप क्या देखते हैं कि यहां रेत आपकी नीचे बैठ जाएगी तले पे, ठीक है, यहां बैठ जाएगी, थोड़े थोड़े कण इसके ऊपर भी होंगे जो हल्के होंगे। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है कि ये अब समांगी नहीं रहा, यानी समान अंगी नहीं रहा। जैसे जैसे आप सॉल्यूशन में नीचे की ओर बढ़ेंगे आपको विलेय की सांद्रता, विलेय यानी विलेय क्या क्या है यहाँ पर, विलेय आपका समांगी विलयन के केस में, समांगी मिश्रण विलयन है जो, उसके केस में क्या है, चीनी है, और विषमांग के केस में आपका विलेय क्या है, रेत की बात कर रहे हैं, रेत। और दोनों ही केस में विलायक आपका क्या है, पानी है, क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में है वहां पर, समझ रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि जब हम रेत और पानी में नीचे की तरफ, जैसे कि आपने नदी देखी होगी अपने आसपास, तालाब होता है, समुद्र होता है, तो वहां पानी के अंदर रेत भी है, पत्थर भी है, कई चीजें, तो आप ऊपर देखते हैं, ऊपर की सरफेस आपको साफ दिखती है। जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाते हैं आपको रेत के कॉन्सेंट्रेशन में, सांद्रण में धीरे धीरे सांद्रण बढ़ता हुआ दिखेगा, यानी रेत की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। और जब आप यहाँ सतह पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर सांद्रण सबसे ज्यादा होगा, यानी कि विलेय की मात्रा यहाँ सबसे ज्यादा होगी। तो आपने क्या देखा कि अब आपका विलयन समांग नहीं रहा, यानी कि समान अंगी नहीं है, विलेय की मात्रा हर जगह बदल रही है। इसीलिए हमने क्या कहा कि विलेय की मात्रा के आधार पर हम बताएंगे, यानी उस चीनी की मात्रा के आधार पर बताएंगे कि आपका विलयन तनु है, सांद्र है या संतृप्त है। तनु कब है, जब मैं कह रही हूं इस 250 ml में आपने 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम आपने चीनी घोली है, यानी कि विलेय की मात्रा कम है, आपको मिठास कम लग रही है, तो वो तनु विलयन है, जहां पर विलेय की मात्रा कम है। सांद्र विलयन कौन सा है, जब मिठास बहुत ज्यादा हो गई, आपने बोला कि मम्मी या पापा अब ये नहीं पिया जाएगा क्योंकि बहुत मीठा हो चुका है। बहुत मीठा होने से क्या तात्पर्य है कि विलेय की मात्रा बढ़ा दी गई है। 250 ग्राम के रिस्पेक्ट में आपने 100, 150, 200 ग्राम शुगर ले लिए, चीनी ले लिए, तो वो क्या हो गया, सांद्रण बढ़ गया है चीनी का, तो उसको सांद्र विलयन कहा जाएगा। वहीं पर एक स्थिति ऐसी आएगी कि पानी में आप चीनी डालते गए, अब चीनी ने घुलना बंद कर दिया है, तो जब विलेय जो है विलायक में घुलना बंद कर देगी, उस स्थिति को क्या कहेंगे, संतृप्तता की स्थिति कहेंगे। और प्रश्न आया था इससे पहले कि संतृप्त को असंतृप्त कैसे बनाएंगे, यानी ऐसी स्थिति आ गई है कि अब चीनी ने घुलना बंद कर दिया है, तो आप चीनी को कैसे घोलेंगे, या तो आप पानी ऐड करेंगे, पानी की मात्रा बढ़ाएंगे तब और चीनी घुल सकती है, और अगर बिना पानी की मात्रा बढ़ाए आपको चीनी को घोलना है तो आप उस विलयन को करोगे गरम, और गरम करने से क्या होगा, वो इजीली फिर डिसॉल्व हो जाएगी। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, यहां पर क्या पूछा गया, यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी वैश्विक विलायक ऐसा क्यों है कि सबको पानी अपने आप में घोल रहा है, तो क्यों, क्योंकि ज्यादातर जो पदार्थ होते हैं वो पानी में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, इसीलिए उसको वैश्विक विलायक बोला जा रहा है। तो चीनी और पानी का घोल हो गया समांगी मिश्रण, जहां पर पानी क्या है, विलायक है, इसी रेत को भी हम पानी में घोल रहे हैं यहाँ पर, तो पानी यहाँ पर भी क्या है, आपका विलायक है। तो बच्चे ज्यादातर चूंकि चीजें इसमें घुल रही हैं,
डिसॉल्व हो रही हैं, विलेय हैं, ठीक है। जैसे चीनी पानी में जाके घुल रही है, वो दिख नहीं रही है वहां पर, ठीक है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज वहां पर क्या है, विद्यमान है, उसके गुण विद्यमान है, तभी तो आपको वो पानी अब मीठा लगने लगा है, क्योंकि उसमें क्या है, चीनी है। वही पानी आपको नमकीन लगने लगा है, क्यों, क्योंकि उसमें अब नमक है, वो विलय हो गया है। लेकिन ज्यादा मात्रा में जो है वो अभी भी पानी है, और ज्यादातर चीजों को क्योंकि अपने में घोल रहा है, इसीलिए उसको क्या कहा जा रहा है, वैश्विक विलायक कहा जा रहा है। ओके, चलिए प्रश्न का उत्तर इतना बच्चों समझ में आ गया है। जीआईसी खालू खेत और जीआईसी पीपल कोटी आ रहा है समझ में, हैंड रेज करिए, समझ आया या नहीं? वेरी गुड। तो नोट भी करना होता है, जो चीजें नई लगती हैं कि हाँ ये हमको कुछ नया पॉइंट लगा, उसको नोट करना होता है। ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी क्लास आपकी चल रही है, स्कूल में भी चलती है, जो भी पॉइंट कहीं पर भी नया लगता है सीखते समय, उसको नोट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर कराए जा रहे हैं, तो नोट करना है। आंसर क्या है, वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू डिजोल्व वाइड वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो पदार्थ है ना, बहुत ज्यादा मात्रा वेराइटी में अलग अलग जो पदार्थ हैं उनको घोलने का गुण है पानी के अंदर, और इसी गुण के कारण उसको क्या कहा जा रहा है, वैश्विक विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जा रहा है। ओके, चलिए तो नोट करेंगे। नोट करेंगे, वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जल को वैश्विक विलायक कहा जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों को अपने में घोलने का गुण विद्यमान। ओके, इसीलिए क्योंकि घोल रहा है अपने में, इसीलिए उसको क्या कहा जा रहा है, विलायक कहा जा रहा है। और ज्यादा मात्रा में, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में। अच्छा, विलायक अलग अलग प्रकार के पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। सॉल्वेंट हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर सॉल्वेंट विलायक बदल जाते हैं, जैसे कि नीम की पत्ती से दवाई बनाई जाती है ना बच्चों, तो नीम की पत्ती में जो जो गुण होंगे उनको एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो एक्सट्रैक्शन के लिए सॉल्वेंट लिया जाता है, तो वहां पर एल्कोहल लिया जाएगा, ठीक है, जो कि आपके सैनिटाइजर में जैसे उपस्थित होता है एल्कोहल, या कई पेय पदार्थों में भी एल्कोहल पाया जाता है। एल्कोहल क्या है, एक आपका कंपाउंड है, तो उस एल्कोहल जो कि क्या है, द्रव अवस्था में मिलता है देखने को, ठीक है, उसी एल्कोहल में नीम की पत्तियों को डाल देंगे, पुदीने की पत्तियों को डाल देंगे, जिससे भी दवाइयां बनाई जा रही है, या फिर जिससे भी हम उस पदार्थ, उस चीज को ऑब्टेन करके, सपोज हमें कोई क्रीम बनानी है, लोशन हमें तैयार करना है, कुछ भी तैयार करना है, तो नीम की पत्तियों को रख दिया है किसमें, एल्कोहल में। तो एल्कोहल में क्या होगा, फिर उसको फिर वहां पर एक्सट्रैक्ट कराया जाता है अलग अलग विधियों के द्वारा, तो वहां पर एल्कोहल सॉल्वेंट की तरह यूज होगा। कहीं पर आपका पेट्रोलियम ईथर जो कंपाउंड होता है उसको सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। लेकिन जितने भी वेराइटी ऑफ सॉल्वेंट्स की बात करेंगे, उनमें जब जल की बात आती है तो जल सबसे अच्छा विलायक होता है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आएगा क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो बोलेंगे क्योंकि ये ज्यादातर चीजों को अपने में घोल रहा है, डिसॉल्व कर रहा है, इसीलिए इसको वैश्विक विलायक यानी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जा रहा है। ओके, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या कहा जा रहा है, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज यानी कि चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या कहा गया, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स
कि भौतिक परिवर्तन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? भौतिक परिवर्तन। और जब भौतिक परिवर्तन आएगा उसका अर्थ है भौतिक गुण बदलेंगे। क्या बदलेंगे बच्चे? भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। ठीक है, और भौतिक गुण क्या हो गया? मेरे पास कागज की बहुत बड़ी शीट थी, मैंने वो काट दी तो क्या हो गया? आकार बदल गया, आकृति बदल गई। ठीक है, तो भौतिक गुण क्या होंगे? आकार हो सकता है, आमाप हो सकता है। ठीक है, आकार आमाप के अलावा क्या हो सकता है? रंग हो सकता है। ठीक है, कि आपके पास व्हाइट कलर की शीट थी उसको ब्लैक कलर कर दिया है तो रंग में परिवर्तन आ गया है। ठीक है, तो भौतिक गुण क्या हो गए? आकार, अमाप, रंग। इसके अलावा क्या हो सकता है? अवस्था हो सकती है। अवस्था जैसे पानी आपकी पानी आपका जैसे पानी, जब जल की बात करते हैं तो पानी उसकी क्या होती है? द्रव अवस्था होती है। ठीक है, उसी पानी को जब आप गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद क्या देखते हैं? वो भाप में बदलने लगती है। तो भाप क्या हो गया? गैसियस स्टेट हो गई, यानी कि गैसीय अवस्था हो गई। ठीक है, उसी भाप को फिर से संघनित कर लीजिए, वो द्रव अवस्था में आ जाएगा पानी के रूप में। उस पानी को डाल दो घर में जाके रेफ्रिजरेटर में और डीप फ्रीजर में डाल दो तो क्या हो जाएगा? जम जाएगा। तो अब कौन सी अवस्था हो गई? अब हो गई ठोस अवस्था। तो पानी आपको 3 अलग अलग अवस्थाओं में दिखा। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में दिखा, बर्फ के रूप में। ठीक है, द्रव अवस्था में पानी के रूप में दिखा। ठीक है, और गैसीय अवस्था में, गैस अवस्था में किसके रूप में दिखा? भाप के रूप में, स्टीम, वेपर जिन्हें आप कहते हैं, इस रूप में आपको दिखाई दिया। तो 3 रूपों में आपको दिखाई दिया और हमने क्या कहा? अवस्था में परिवर्तन है। ठीक है, तो जब भी अवस्था में परिवर्तन होगा उसका मतलब है भौतिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, आकार में परिवर्तन होगा। आपके पास आप बैलून लिया आपने मार्केट से, उसमें आपने एयर ब्लो करी, हवा भरी तो क्या हुआ? गुब्बारा फूल गया, आकार में परिवर्तन आया। फिर आपने हवा को रिलीज किया, निकाल लिया वापस तो गुब्बारा वही सिकुड़ जाएगा दोबारा। तो क्या हुआ? उसके आकार में परिवर्तन हुआ। गुथा हुआ आटा होता है, आटे का डो होता है ना, उससे चपाती बेल ली आपने, रोटी बेल ली, आपको शेप पसंद नहीं आया कि मैंने कितनी गंदी सी रोटी बनाई है, ये अच्छी नहीं दिख रही है गोल सी, फिर से आपने उसको इकट्ठा करके डो बना लिया, बॉल बना ली। तो क्या हुआ? पहले आपने बॉल ली थी आटे की, उसको बेल करके बेलन की, रोलर की मदद से आपने एक शेप दिया, फिर से आपने उसको इकट्ठा करके बॉल बना लिया है। तो वापस जा रहे उधर, रिवर्स हो रहा है, उल्टा हो रहा है। गुब्बारा था उसको फुला करके आकार दिया कोई, फिर आपने क्या किया? उससे हवा निकाली, तो रिवर्स हो रहा है। तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है जो कि रिवर्सिबल चलते हैं। कभी कभी आप इरिवर्सिबल भी पढ़ते हो, जैसे कागज को काट लिया है, आपके पास रेक्टेंगुलर शीट थी, आयताकार शीट थी, इसको आपने काट करके ट्रायंगुलर बना दिया है। ठीक है, त्रिभुज के आकार का बना लिया है। अब इतना पॉसिबल नहीं है ना कि ट्रायंगल को दोबारा आप इसमें रेक्टेंगल में चेंज कर ले, टेप से जोड़ेंगे या ग्लू से जोड़ेंगे पर सेम नहीं मिलेगा। तो इरिवर्सिबल भी हो सकता है भौतिक परिवर्तन किसी किसी केस में। ठीक है, लेकिन जो कागज पहले था, जिस व्हाइट पेपर का था, काटने के बाद भी उसी व्हाइट पेपर का रहा, तो कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। और आपके पास है मोमबत्ती। मोमबत्ती सबने देखी है बच्चों, जीआईसी, पीपल कोटी, खालू खेत। मोमबत्ती देखी है ना सबने? क्या होता है? बाहर से वैक्स होती है, मोम होती है, अंदर होता है थ्रेड। जलता कौन सा है? थ्रेड जलता है, जो धागा होता है ना उसमें वो जलता है। और धागा जलने के पश्चात, धागा तो जल गया, कार्बन कंटेंट रह जाएगा लास्ट में, ब्लैक ब्लैक कलर का जो होता है, और गैसेस भी निकलेंगी, फ्लेम बनती है ना, क्योंकि ज्वाला बनती है। किस तरीके से? ये आपकी मोम है, इसमें क्या है? थ्रेड लगाया गया है, और क्या हो रहा है? यहाँ पर फ्लेम, ज्वाला बन रही है आपकी। तो धीरे धीरे ये धागा जलता जा रहा है और यहाँ से अन्य अन्य प्रकार की गैसेस भी निकल रही हैं। तो गैसेस बन रही है यानी नया पदार्थ बन रहा है। तो धागे का जलना तो हो गया रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि वहां पर हम धागे के जलने के पश्चात जब ये जल जाएगा तो पुनः धागा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और गैसेस भी बन रही है तो नया पदार्थ बन रहा है यानी रासायनिक परिवर्तन। लेकिन जब यहाँ पर मोम पिघल रही है तो ये मोम जब ठंडी होगी, दोबारा से आपको मोम प्राप्त हो जाएगी, तो ये भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि मोम से कोई नया पदार्थ नहीं बना है, मोम पिघल करके वापस मोम बन गई है, तो वो भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक रासायनिक क्लियर है। हमने कहा अवस्था में परिवर्तन, यहाँ द्रव की 3 अवस्थाएं, लेकिन तीनों में है तो जल ही ना, H2O,
दो हाइड्रोजन के परमाणु एक ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़ रहा है तीनों ही केसेस में। इसीलिए क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वहां पर पदार्थ सेम रहता है और जब पदार्थ बदल जाएगा तो वो रासायनिक परिवर्तन है। यहां पर आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका भौतिक परिवर्तन है। तो पहला है मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल। लोहे की धातु है आपके पास और लोहे के गोले को आपने पिघला लिया है, लेकिन पिघलने के बाद तब भी वो लोहा ही है, बस वो द्रव अवस्था में चला गया, अवस्था में परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल। और रस्टिंग ऑफ आयरन, मैंने बताया था लोहे पर जंग लगना यानी रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि वहां पर जंग एक नया पदार्थ बन चुका है। अब वो जंग जो लोहे की सरफेस के ऊपर आपको पाउडरी सब्सटेंस दिखता है ना, पाउडर की तरह रेड रेड कलर का, वो जंग है, उससे आप लोहे की वस्तु प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो वो रासायनिक परिवर्तन। तो ये नहीं होगा ऑप्शन में आपका। दूसरा है बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड। ये आयरन की रॉड है, आपने इसको बेंड कर लिया है यानी मोड़ लिया है, अब मोड़ करके वापस सीधा कर सकते हो ना, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन है। तो वो अभी भी लोहा, भले वो क्या हो गया है, मुड़ चुका है, लेकिन भौतिक गुण में परिवर्तन ला रहे हो। और ड्रॉइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल, क्या कर रहे हो, आयरन की मेटल की कोई वायर है उसको बना रहे हो, तो बनाने में भी आपका भौतिक परिवर्तन ही होगा। तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण क्या क्या हो गए बच्चों, यहां पर मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल लिखो, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण लिख लीजिए डायरेक्ट। तो समझ आ गया है इतना सभी को, पीपल कोटी और खालू खेत के बच्चे हैंड रेस करिए, समझ आ गया तो। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, वेरी गुड, लोहे का पिघलना, सिंपल सी बात है, जिसमें आपको वही चीज दोबारा मिल रही है वो भौतिक परिवर्तन है, और वो चीज दोबारा नहीं मिल रही है तो वो रासायनिक परिवर्तन है। ओके, लोहे का पिघलना, लोहे की रॉड को मोड़ना, और तार बनाना लोहे से। तो ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे बच्चे हैं आपके भौतिक परिवर्तन। इसके अलावा कागज की शीट को काटना, कलर कर देना, लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है उससे छोटे टुकड़े कर देना, वो सारे आपके भौतिक परिवर्तन में आएंगे। मोम का पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, भोजन पकाना, नई चीज बन गई है, भोजन का पाचन, नए सब्सटेंस बनेंगे वहां पर। और आग का जलना या दूध से दही, दूध से पनीर का बनना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। आग जलना, ये सारे क्या है, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। और मैं उम्मीद करती हूं जितने क्वेश्चन कराए गए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। आने वाले सेशन में इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस आगे हम देखेंगे। तब तक आपको अच्छे से चैप्टर को रिवाइज करना है। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।